तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए इसमें लेकर आ चुका हूं जो पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि पूछ सकता है। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम ये एक दो पेपर जो हुए हैं उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, विलियन से। ठीक है, विलियन क्या होता है आपसे अभी जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है आपके और उन 100 क्वेश्चंस को आपको 2.5 घंटे में करना है। तो इसीलिए वो सभी एग्जामिनर ने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए विलियन क्या होता है। जैसे कि विलियन में 3 चीज़ें हैं। एक तो होता है विलेय, ठीक है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ये है 3 चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। विलयन, विलेय और विलायक को याद रखना है। तो विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई ग्लास है, इसमें हमारा ये पानी है और इस पानी में हमने चीनी डाल दी। ठीक है, चीनी डाल दी, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कौन क्या है। ठीक है, तो जिसको डाला जाता है वो हमारा क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, जिसको डाला जाता है वो हमारा क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, और जिसमें डाला जाता है वो क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, और विलियन क्या होता है, इन दोनों को जब घोल दिया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। ठीक है, समझ गए। हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, कोई वो नहीं है कि मतलब कहाँ से आ जाए। मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें आएंगी मैं उसे आपको बता दूंगा तुरंत। ठीक है, तो ऐसा ना समझिएगा कि एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं। आपसे क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है तो वैसे ही समझ लीजिए, कहीं से भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए समझ गए आप लोग, विलेन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन आप बनाएंगे वो सब बना के देंगे, आपको खुद करना है। तो जिसे मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। जिसमें मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और इन दोनों के बाद से जो मिलाने पर जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। याद रहेगा, जैसे कि पानी जो है वो हमारा विलायक है, चीनी जो है हमारा विलेय है और विलियन जो है हमारा क्या है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बन गया वो हमारा विलियन है। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है नॉर्मलता की। तो याद रखिए नॉर्मलता क्या होता है। देखिए हम बताते हैं नॉर्मलता आपको क्या होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, क्या पता आपसे परिभाषाएं पूछ ले। नॉर्मलता क्या होती है, तो याद रखिएगा कि 1 लीटर विलियन में जितने ग्राम तुल्यांक मिले हुए हैं वही हमारा क्या होता है, नॉर्मलता होता है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, फॉर्मूला ग्राम तुल्यांक और बटे में विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट है, विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, लीटर में, बस ग्राम तुल्यांक और बटे में विलियन का आयतन लीटर में। ये है नॉर्मलता, कैपिटल एन से बताते हैं इसको। और ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम, मतलब कि जो आपको ग्राम दिया रहेगा क्वेश्चन में। अभी एक क्वेश्चन भी करते हैं एकदम इजी सा छोटा सा। तो ग्राम जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो ग्राम, और बटे में आपको तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार। ठीक, और ये तुल्यांकी भार कैसे, तो देखिए आप तुल्यांकी भार तुरंत एज इट इज़ तुरंत निकाल सकते हैं। चाहे आपको कुछ भी कहते, भाई आपको अगर 4 नंबर चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा, कभी भी कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऐसे, या तो होता है क्वेश्चन में ही आपको तुल्यांकी भार दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर हम लोग, और याद रखिएगा तुल्यांकी भार में बता दें कि तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तुल्यांकी भार क्या करते हैं, तुल्यांकी भार निकालने के लिए भार बटे में अणुभार। ठीक है, सॉरी, अणुभार बटे में संयोजकता। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपसे एक ही पूछ लेगा, क्या पता तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछ ले, क्या पता ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए फॉर्मूला पूछ ले आपसे, या फिर क्वेश्चन दे दे ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए। तीनों फॉर्मूले याद रखिए, मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आते हैं एक क्वेश्चन पर करते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर तुरंत आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है सोडियम क्लोराइड है 250 मिली विलियन है, 250 मिली विलियन है। ठीक है, दिख रहा है मिली विलियन, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही हल्के से। तो 250 मिली विलियन है, और उसमें जो आपका वेट दिया हुआ है, जो भार दिया हुआ 5.85 ग्राम दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन में एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड के, किसके, NaCl के, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है, NaCl के 250 मिली विलियन में
सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम घुले हैं। विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, विलेन का एन ज्ञात करिए। तो एन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? एन ज्ञात करने के लिए ग्राम तुल्यांक बटे में विलेन का भार। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकलेगा? मैंने बताया है ग्राम बटे तुल्यांक के भार। तो ग्राम जो है वो आपको कितना देगा? 5.85 देगा। 5.85 ये लिख लेंगे, ग्राम हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने ग्राम तुल्यांक पर निकाला, तो ग्राम तुल्यांक रख करके सीधे हम लोग क्या रख देंगे उसको। तो ग्राम तुल्यांक बटे में तुल्यांक की भार। तो NaCl का तुल्यांक की भार क्या होगा? तो Na का होता है 23 और प्लस में इसका कितना होता है? 35.5 होता है। अणु भार निकालना है ये, ठीक है। अब इन दोनों को मिलकर हो जाएगा 58.5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 58.5 ग्राम तुल्यांक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.1 आएगा, ठीक है। तो 0.1 आएगा, ओके। तो ये हमारे क्या है? ग्राम तुल्यांक, समझ जाइए, लीजिए ग्राम हो गया और ये तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हो गया? 5.85 बटे में 58.5, यानी कि ग्राम दिया हुआ ग्राम और बटे में तुल्यांक की भार। और टोटल आया कितना आ गया? 0.1 आ गया हमारा ग्राम तुल्यांक। बस अब हमको नॉर्मलता वाले फॉर्मूले रख दिए। ग्राम तुल्यांक कितना है? तो 0.1। और विलेन का आयतन लीटर में, या फिर विलेन का विलेन का आयतन लीटर में, हाँ बिल्कुल। तो 250 मिली विलेन दिया हुआ है, तो 250 इसको हम लोग को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। तो लीजिए 1000 से हमने इसको भाग दे दिया। तो अब यहाँ का वाला ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ ना लिख करके यहाँ पर गुणे में 1000 लिख देते हैं। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 25 चौक के 100 ये कट गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4। ये हो गया हम लोग का नॉर्मलता। तो कितनी है नॉर्मलता? 0.4 है। एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने इतना बताया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये समझ लीजिए, इन्हीं सभी यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। या तो तुल्यांक की भार पूछ लेगा, या तो सिर्फ आपसे ग्राम तुल्यांक पूछ ले, ग्राम बटे में तुल्यांक की भार, या तो आपसे सिर्फ और नॉर्मलता का फॉर्मूला पूछ ले, कुछ भी कर सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग मोलरता पर आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद से तो देखिए मोलरता क्या होता है। मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में। बस विलियन का आयतन लीटर में, ये भी सेम वही है, सेम वही चीज़ है। मोलों की संख्या और बटे में विलियन का आयतन लीटर में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको मोलों की संख्या दी होती है, सिर्फ आपको विलियन का आयतन लीटर में करके निकाल लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद से देखिए मोलों की संख्या। तो मोल कैसे निकलते हैं? मोल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो मोल को हम लोग दर्शाते हैं एन से। तो एन से क्या करते हैं? भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार होता है, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है आपका मोल निकालने का फॉर्मूला। इजी सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोल ही आपसे निकालने के लिए एग्जाम में दे देगा भाई साहब, कुछ भी कर सकता है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हम इसके नहीं करवा रहे हैं। तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे में अणुभार। और मोलरता बराबर क्या होती है? मोलों की संख्या बटे में विलियन का लीटर में आयतन। लीटर में याद रखिएगा, क्वेश्चन में मिलीलीटर देता है, हमेशा मिलीलीटर देता है। आपको लीटर में चेंज करना होता है। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे और 1000 को ऊपर भेज देंगे, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं, जरा आवर्त सारणी पर आते हैं। आवर्त सारणी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, ये जान लीजिए रैपिड रिवीजन है आपका, जो कि आपको तुरंत याद रखना है और इस चीज़ों को तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। केमिस्ट्री में अगर आपके 25 में से अगर आप 23 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पछताने वाली बात नहीं रहेगी। 25 में से 23 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 25 में से लगभग नहीं 23 तो कम से कम 20 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स में अगर आप कर देते हैं तो लगभग आपका 50% जो है वो चांस जो है वो बन जाता है। क्योंकि मैथ तो होते हैं 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30-35 तो कर ही ले जाएंगे, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग किस पर? जरा द्रव्यमान संख्या पर आते हैं। द्रव्यमान संख्या पर तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या वो होती है, ये है हमारा परमाणु, ठीक है। ये हमारा पूरा है एटम है, ये हमारा क्या है? परमाणु है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है? परमाणु है पूरा, और इस परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। जैसे कि ये साइकिल है अगर, तो साइकिल के बीच में जो ये सेंटर होता है, ये क्या होता है? उसका एक तरह समझ लीजिए नाभिक है वो। तो वैसे ही ये हमारा पूरा परमाणु है, परमाणु के बीच में ये हमारा क्या है? नाभिक है।
और इस नाभिक में दो चीज़ें पाई जाती हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि इस नाभिक में क्या चीज़ होती है, तो ऐसे एक ही साथ याद रखिएगा P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। किसी भी एटम हो गया, किसी भी कोई भी नाभिक हो गया, उस नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक्सेप्शन है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, मैं बताता हूँ अभी। तो ये क्या है, P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों पाए जाते हैं किसी भी एटम के नाभिक में। और ये इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P+N, बात खत्म। द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, A से दर्शाते हैं। तो समझ गए आप लोग द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन हमको पता रहना चाहिए, न्यूट्रॉन हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो हम लोग ऐसे अगर परिभाषा पूछे तो बता सकते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग की प्रोटॉन। कैसे प्रोटॉन हम पता करेंगे कि ये प्रोटॉन कितने हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई सोडियम एटम है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक ये आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक से याद, पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत बढ़िया, या फिर 1 से 30 तक तो आपको जनरली याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा सोडियम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, अब इस सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन, नहीं पहले लिखते हैं प्रोटॉन। ठीक है ना, यानी कि जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही उसका क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और उसी के बराबर में ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, यानी कि इसके प्रोटॉन कितने होंगे, सोडियम के प्रोटॉन 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। बस बात खत्म। बस यही तो छोटा सा ट्रिक है कि जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। इसके बाद से हम जो एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, आपसे पूछता है कि कौन है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटॉन पाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है किसमें, हाइड्रोजन में। जो आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। ठीक है ना, कैवेंडिश ने की थी। और हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ और सिर्फ जो है पाए जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती। न्यूट्रॉन जो है वो 0 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्शन भी आपसे पूछते हैं सब, ठीक। अब उसके बाद से द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P+N। तो अगर आपसे प्रोटॉन पूछता है, मान लीजिए द्रव्यमान संख्या दे दिया और न्यूट्रॉन संख्या दे दिया, आपसे प्रोटॉन पूछ रहा है, तो द्रव्यमान संख्या में से इस +N को इधर भेज दिए, -N हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन संख्या अगर आपको पता करनी है तो द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। या तो अगर आपको प्रोटॉन नंबर दे, मतलब कुछ भी, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, A बराबर P+N, यही फॉर्मूला है। A बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, P बराबर होता है प्रोटॉन और N बराबर होता है न्यूट्रॉन। चाहे जो भी पूछे आपसे, डाटा आपको दिया रहेगा, उसमें से आप जो है वो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आते हैं हम लोग अगले पर, जो pH मान होता है। pH मान पर आते हैं। pH मान क्या होता है, तो देखिए एक होता है हमारे, ये पूरा स्केल होता है, ठीक है, pH इसको जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, pH स्केल है। हिंदी में भी लिख दे क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, pH स्केल है। ये तो pH कम लग रहा है, तो pH स्केल है। और इस pH स्केल में जो है, मान लीजिए यहाँ से होते हैं, एक ऐसे गिनती लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ऐसे गिनती लिखी जाती है उस pH स्केल पर, सब सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो उस पर ऐसे मान लीजिए 1 से 14 तक या फिर 1 से 15, मतलब जहाँ भी हो गिनती ऐसे लिखी रहती है। और उस गिनती में आप जान लीजिएगा कि अगर pH स्केल अगर 7 पर है, ठीक है, मतलब कि पॉइंटर उसका जो है वो अगर 7 पर है, तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। पॉइंटर अगर किस पर है, 7 पर है, तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। और अगर pH मान जो है वो 7 से कम है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 4.5 आता है, तो 4.5 यानी कि 7 से तो कम है। मान लीजिए 6.6 आता है, तो भी हमारा 7 से कम है। तो याद रखें, कभी भी pH मान अगर 7 से कम होता है तो वो किस में आएगा, अम्ल में आएगा, ठीक है।
और कभी भी pH मान अगर 7 से ज़्यादा आता है तो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। ये 2-3 बातें याद रखिएगा कि जब कभी भी pH मान 7 से कम होता है तो वो हमारा अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वो हमारा क्षार होता है, और अगर 7 होता है तो वो हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। अब देखिए अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो है वो H+ मतलब रिलीज़ करते हैं, H+ देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। ठीक है। और जो क्षार होते हैं ये OH- देते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो अम्ल होते हैं वो जल में अगर घोल दिया जाए तो वो क्या देते हैं, तो H+ देते हैं, और जो क्षार होते हैं, क्षार को अगर जल में घोल दिया जाए तो वो क्या देते हैं, OH- देते हैं। इतना याद रखिएगा। उसके बाद से एक बात और याद रखिएगा कि जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो नीले लिटमस पेपर होते हैं, नीले लिटमस पेपर जो होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। जस्ट इसके अपोजिट मतलब कि वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। तो समझ गए आप लोग। ये अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर pH मान 7 से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा, सॉरी 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा क्षारीय होगा, और 7 से कम pH मान है तो वो हमारा अम्लीय होगा। ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, H+ देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, OH- देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद से 1-2 और पॉइंट है जो मुझे याद आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ होता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि pH निकालिए, तो pH निकालने का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। आपको दिया रहेगा H+ का कंसंट्रेशन, आपको दिया रहेगा, चाहे कुछ भी दे सकता है वो 10⁻³ या फिर कुछ भी आपको दे दिया रहेगा कि मान लीजिए कोई हमारा तत्व है या फिर कोई पदार्थ है, उसका जो अम्लीय है, मतलब जो उसमें H+ यानी कि जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए 10⁻³ है। ठीक है। और तब आपको क्या करना है, तो pH ज्ञात करने के लिए तो pH का फॉर्मूला होता है, pH बराबर क्या होता है, -log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन होता है। तो माइनस लिख देंगे, log लिख देंगे, H+ का कंसंट्रेशन 10⁻³ हो जाता है, और 10⁻³ है। अब इसको ये फॉर्मूला लगा देंगे कि a⁻b log a⁻b क्या होता है, b log a होता है। तो हम माइनस तो यही पहले से ही है, और -3 log base 10 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 × log base 10 का मान 1 होता है, तो 1, यानी कि कितना हो गया, pH हमारा 3 हो गया। समझ गए आप लोग। ये होता है फॉर्मूला pH निकालने का। ठीक है। मान लीजिए जब आपको H+ का कंसंट्रेशन दिया रहता है तब के लिए है ये कि H+ का कंसंट्रेशन दिया है, तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो pH बराबर क्या होता है, -log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। H+ आपका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 10⁻³ दे दिया है अगर, तो 10⁻³ रख दी, चाहे जो भी दिया रहे, डाटा आपके सामने रहेगा, और यहाँ पर रख के बस उसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करेंगे, और कमेंट में भी बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।